गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं होप करता हूँ आपने पिछले सेज ऑफ गुड्स एक्ट के मैंने जो लेक्चर बनाए हैं वो आपने देखे होंगे, क्योंकि आज जो मैं लेक्चर बता रहा हूँ वो अब सेज ऑफ गुड्स एक्ट का लास्ट लेक्चर है आज। ठीक है, इसके बाद सेज ऑफ गुड्स एक्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग किसी नए यूनिट पे शिफ्ट करेंगे। तो आज का जो की टॉपिक हम लोग क्लास में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं वो है अनपेड सेलर। ठीक है, देखो जैसे आप नाम से ही देख के समझ पाओगे, अनपेड वर्ड का मतलब होता है जिसको प्राइस पेड नहीं हुआ है, पैसा नहीं मिला है। तो सेक्शन 45 जो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का, वो ये बोलता है कि एक सेलर जो है वो अनपेड सेलर तब होता है जब उसको गुड्स का प्राइस नहीं मिला है। ठीक है, और उसके पास राइट है कि वो अपना प्राइस रिकवर करने के लिए एक्शन ले सकता है। ठीक है, वैसे ही उसको कोई बिल ऑफ एक्सचेंज दिया गया या कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया गया और रिसीव होने के बाद वो डिसऑनर हो गया। फॉर एग्जांपल मैंने सामान खरीदा और एक चेक बना के दिया, और अगर ये चेक डिसऑनर हो जाता है तो कुल मिला के सेलर को उसके पैसे नहीं मिले हैं, तो सेलर अनपेड सेलर कहलाया। तो हमारा की पॉइंट क्या है? अनपेड सेलर का एप्लीकेबल सेक्शन 45 है। अनपेड सेलर वो है जिसको प्राइस पे नहीं हुआ है या बिल ऑफ एक्सचेंज और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया गया था वो डिसऑनर हो गया। अब अगर ऐसा हुआ तो ये अनपेड सेलर क्या करे? तो अगर कभी उसके साथ ऐसा हो तो अनपेड सेलर दो चीजें कर सकता है। एक तो अगर गुड्स उसकी पहुंच में है तो वो बायर के ऊपर कोई पर्सनल एक्शन ना लेकर गुड्स के अगेंस्ट एक्शन लेगा, इसे बोलते हैं राइट अगेंस्ट गुड्स। और इसका जो लीगल टर्म है वो है जस इन रेम। जस इन रेम, जस इन रेम में जस इन का मतलब राइट अगेंस्ट होता है, रेम मतलब गुड्स होता है। ठीक है, और अगर गुड्स बायर के पोजेशन में चले गए या बायर के पास चले गए हैं तो फिर वो गुड्स के खिलाफ तो कुछ कर नहीं सकता, तो बायर के ऊपर पर्सनल एक्शन लेता है। इसे बोलते हैं जस इन पर्सोनम। इसे बोलते हैं जस इन पर्सोनम, राइट अगेंस्ट द पर्सन। तो चलिए मैं अब आपको पढ़ाता हूं कि अनपेड सेलर का गुड्स के अगेंस्ट क्या राइट है। तो गुड्स के अगेंस्ट उसके मेनली तीन राइट है, जिसमें सबसे पहला होता है लीन, LIEN। लीन वर्ड का मतलब होता है अपने पास रखना, अपने कब्जे में रखना। ठीक है, मान लो कभी ऐसा हुआ है कि एक सेलर अनपेड सेलर हो गया और सामान उसी के पोजेशन में, पोजेशन मतलब उसकी शॉप में रखा है, तो वो क्या करेगा, सामान को अपने पास तब तक रखा रहेगा जब तक उसको पेमेंट ना हो। ये एक ऐसा राइट है जहां सेलर को अधिकार मिलता है कि वो सामान को रिटेन करके रखे और डिलीवरी करने से मना कर दे क्योंकि बायर ने पैसा नहीं दिया। सेलर भला ऐसा कब करेगा? तो जब उसने ये बात बोल दी थी कि मैं आपको जो गुड्स है विदाउट स्टिपुलेशन ऑफ क्रेडिट बेच रहा हूँ, मतलब मैं आपको कैश सेल्स कर सकता हूँ बस। अब क्या हुआ, बायर जो है वो सेलर की शॉप में आया, अब वो उधार मांग रहा है। सेलर बोलता है मैं आपको सामान नहीं दे पाऊंगा, अपने पास रखा रहूंगा, आप मुझे कैश ला के दीजिए और मैं आपको सामान दे दूंगा। दूसरा, जहां पर सेलर ने ना बोला था कि मैं तुमको कुछ समय की मोहलत देता हूँ कि मुझे पैसा ला के दे दो, क्रेडिट का टर्म देता है, पर वो टर्म क्या हो गया, एक्सपायर हो गया। जैसे एस ने बोला कि मैं आपको 100 kg डिलीवर करता हूँ, आप 50% मनी अभी दे दो और 50% बाद 6 डेज बाद दे देना, आफ्टर 6 डेज दे देना। अब 6 दिन बीत गए हैं, आप अभी तक पैसा नहीं दिए हो, तो मैं आपको डिलीवरी नहीं करूंगा। इसे बोलते हैं स्टिपुलेशन ऑफ क्रेडिट हैज एक्सपायर्ड। या फिर तीसरा, बायर इनसॉल्वेंट हो गया, सेलर को पता लगता है कि जो बायर सामान खरीदने आया है वो इनसॉल्वेंट हो गया, तो सेलर सामान देगा ही क्यों, है ना? तो लीन का मतलब होता है कि सेलर को पैसे नहीं मिले तो सेलर अपने पास ही सामान को तब तक रखा रहेगा जब तक बायर उसको पैसे ना दे दे। लीन का यूज तब करो जब आप कैश सेल कर रहे हो और आपको अभी कैश रिसीव नहीं हुआ है, आपने सामने वाले को पैसा देने के लिए थोड़ा समय दिया था, क्रेडिट टर्म दिया था, वो एक्सपायर हो गया या बायर इंसॉल्वेंट हो गया। ठीक, लीन का इस्तेमाल आप तब नहीं कर सकते जब आपके पास से पोजेशन निकल चुका हो, जैसे आपने गुड्स कैरियर को डिलीवर कर दिया है या बायर को ही ट्रांसमिट कर दिया और अपने पास राइट टू डिस्पोजल, याद करो कल बताया था राइट टू डिस्पोजल ओनरशिप राइट को बोलते हैं। सेलर बिना अपने पास ओनरशिप राइट रखे अगर सामान कैरियर को दे देता है या बायर को भिजवा देता है तो लीन खत्म हो जाता है, फिर उसके पास है ही नहीं ना, बायर से कैसे वापस मांगेगा? या फिर बायर या उसका एजेंट सामान का पोजेशन ले जाते हैं, या सेलर खुद से बोलता है कि मैं लीन नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा, आप पैसा दे दो, तो फिर लीन का इस्तेमाल नहीं होता। बच्चों बहुत अच्छे से पढ़ना टर्मिनेशन ऑफ लीन। दूसरा राइट जो गुड्स के अगेंस्ट है सेलर का वो है स्टॉपेज इन ट्रांजिट। स्टॉपेज इन ट्रांजिट मतलब होता है रास्ते से रुकवा देना। जैसे अगर गुड्स अभी ट्रांजिट में है, रास्ते में है, तो सेलर के पास राइट है कि वो रास्ते से सामान मंगवा दे जब तक उसको पैसे ना मिले। इस राइट का यूज इन कंडीशंस पे किया जाता है, जैसे सेलर अभी अनपेड है सबसे पहली बार। ठीक, उसने पोजेशन ट्रांसफर कर दिया, मतलब गुड्स ट्रांसफर कर दिया है,
गुड्स कहाँ पे ट्रांजिट में है, और आगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेलर हैज राइट टू डिस्पोजल। राइट टू डिस्पोजल का मतलब होता है सेलर ने क्या है, अपनी ओनरशिप राइट यहाँ पर क्या करके रखी है, रिजर्व करके रखी हुई है। मतलब अभी तक बायर को उसने ओनरशिप पास नहीं करी है। उसको पता लगता है कि बायर इंसॉल्वेंट हो गया है तो सामान को रास्ते से ही मंगवा सकता है, इसे बोलते हैं स्टॉपेज इन ट्रांजिट। फिर समझो सेलर ने सामान भिजवा दिया है पर अभी उसको पैसे नहीं मिले हैं, सामान रास्ते में है लेकिन सेलर के पास अभी भी ओनरशिप राइट है सामान का। उसको पता लगेगा बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो रास्ते से ही सामान को मंगवा देगा। ठीक है। अब इसमें एक छोटी सी बात है आपको जो मैं बता दूं, इफेक्ट ऑफ सब सेल या प्लेज। सपोज करो एक सेलर है, ये बहुत अच्छे से पढ़ना, एक सेलर है, सेलर रहता है मान लो चेन्नई में। अब उसने ना वाया ट्रेन या रेलवे सामान भिजवाया बायर को जो कि रहता है मुंबई में। ठीक है, सीखना मेरी बात पे। अब सामान अभी रास्ते में, गुड्स रास्ते में है, ये बायर क्या करता है, गुड्स जब ट्रांजिट में रास्ते में ही है ना, ये इसको बीच में ही किसी को सेल करने की बात कर देता है। जैसे मान लो एक्स नाम के पर्सन को रास्ते में ही बेच देता है। अब सेलर बोलेगा कि मुझे तो अभी सामान का पैसा मिला नहीं है, ठीक है, तो तुमने ऐसे कैसे रास्ते में आगे किसी को बेच दिया, आगे बेचने को बोलते सब सेल। तो ये जो सब सेल है ये वैलिड नहीं है। रीजन ये है कि बायर अभी खुद ओनर नहीं बना है, तो वो कैसे फिर सामान आगे किसी को बेच सकता है। तो आप ये बात याद रखना कि अगर सामान रास्ते में हो और सेलर की कंसेंट के बिना बायर उसको आगे सेल या प्लेज कर दे, तो ये बोला जाता है कि कोई सेकंड बायर की कोई बेटर पोजीशन नहीं होती है और सेल वैलिड नहीं है। जैसे ए ने देखो कुछ गुड्स किसको भेजे हैं, बी को जो मुंबई में रहता है, गुड्स रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिए गए हैं। इन द मीन टाइम बी क्या करता है, गुड्स जो है वो सी को बेच देता है। ठीक है, बी इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो ए क्या करेगा, अपना स्टॉपेज इन ट्रांजिट यूज करके सामान मंगवा देगा, और यहाँ पर जो सी है उसको कोई राइट नहीं मिला, तो सब सेल का कोई इफेक्ट नहीं होता, याद रखना। तीसरा राइट जो होता है उसको बोलते हैं राइट ऑफ रीसेल। अब सेलर ने क्या किया, सामान को लीन पे रखा, रास्ते से मंगवाया, करेगा क्या आखिरी में, आखिरी में उन सामान को किसी और को बेच देगा, रीसेल कर देगा। पर कुछ कंडीशन है, सबसे पहला गुड्स पेरिशेबल नेचर के होने चाहिए। पेरिशेबल नेचर का मतलब ये होता है कि सामान जो है ना वो खराब हो रहे होंगे इसलिए रीसेल कर रहे हैं। दूसरा, हम अपने रीसेल का जो इंटेंशन है ना वो ओरिजिनल बायर को बता दे रहे हैं कि तुम नहीं खरीद रहे थे ना, तुम पैसा नहीं दे रहे थे करके हम किसी और को रीसेल कर रहे हैं। अब इससे क्या होगा पता है, जैसे अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर का है और आपने ओरिजिनल बायर को नोटिस दे दिया कि हम आगे रीसेल कर रहे हैं, तो इससे ये होगा कि जैसे अगर जब रीसेल में गुड्स लॉस में बिका, जैसे मतलब मैं आपको जब सेल कर रहा था तो 100 में सेल हो रहा था, और जब मैं रीसेल करने गया 80 में रीसेल हुआ, तो मेरा यहाँ पे 20 रुपीज का लॉस है। तो ये लॉस जो सेलर है वो बायर से रिकवर करेगा, बोलेगा आपकी वजह से मेरा नुकसान हुआ। और सपोज करो कि 100 रुपीज में आपको बेच रहा था, किसी और को रीसेल किया तो 150 रुपीज में चला गया, तो यहाँ तो मेरा 50 रुपीज का प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट जो है वो सेलर अपने पास रखेगा। तो मैं दोबारा बोल देता हूँ, राइट टू रीसेल मतलब अनपेड सेलर आगे किसी को फर्दर सेल कर देगा गुड्स। ऐसा वो तब करेगा जब गुड्स पेरिशेबल नेचर के होंगे, और उस चीज का नोटिस किसको दे देगा, बायर को। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, रीसेल का नोटिस अगर आपने दे दिया है तो कुछ फायदे हैं। जैसे अगर लॉस हो जाता है रीसेल में तो जो भी लॉस का डिफरेंस आप ओरिजिनल बायर से क्लेम करना, और अगर प्रॉफिट हो जाता है तो सारा प्रॉफिट अपने पास रिटेन रखना। ठीक है, ये है राइट अगेंस्ट द गुड्स। दूसरा अनपेड सेलर का राइट है राइट अगेंस्ट द बायर। बायर के ऊपर पर्सनली केस कर सकता है। किस किस चीज का, प्राइस के लिए केस कर सकता है, सूट फॉर प्राइस। जहां पर क्या है, प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप जो है वो बायर को पास हो गई है, पर बायर अब क्या कर रहा है, गुड्स की पेमेंट करने से मना कर रहा है, बोलता है मैं पैसा नहीं दूंगा। तो सेलर उसके पे पर्सनल केस कर सकता है गुड्स के पैसों के लिए। वापस सुन लो, तुम अनपेड सेलर पढ़ रहे हो, तुमको मैंने पहले बताया राइट अगेंस्ट गुड्स, इसमें लीन आता है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट आता है और रीसेल आता है। और दूसरा पर्सनल राइट अगेंस्ट बायर जिसे जस्ट इन पर्सोनेम बोलते हैं, उसमें सबसे पहले है सूट फॉर प्राइस। जहां पर अगर बायर को ओनरशिप जा चुकी है तो सेलर अब से सामान तो नहीं मांग सकता, पर उस पर पर्सनल केस कर सकता है पैसों के लिए।
दूसरा, अगर बायर क्या कर रहा है, आनाकानी कर रहा है, मतलब हमको सामान ऑर्डर कर दिया, अब निग्लेक्ट कर रहा है, सामान देने से मना कर रहा है, पैसा देने से मना कर रहा है, तो हम उस पे डैमेजेस के लिए क्लेम करेंगे नॉन एक्सेप्टेंस के, ठीक है? वैसे ही जहाँ पर बायर डिलीवरी डेट के पहले ही, अभी डिलीवरी का टाइम नहीं आया है, पहले ही मना कर देता है कि मैं आपसे डिलीवरी नहीं दे पाऊँगा, तो मेरा तो नुकसान है ना, उसके ऑर्डर पे मैंने सामान बनाना चालू कर दिया था। अगेन मैं उसपे एंटीसिपेटरी ब्रीच का केस करूँगा, मतलब समय से पहले कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का। चलो वापस सुनो। सबसे पहले हम पैसों के लिए केस करेंगे, दूसरा उसने सामान एक्सेप्ट करने से मना किया, डैमेज के लिए केस करेंगे, समय से पहले ही बोल दिया कि मैं आपसे डिलीवरी नहीं दूँगा, तो उसपे एंटीसिपेटरी ब्रीच का केस करेंगे। देन अगर अग्रीमेंट में हमारे लिखा हुआ है सेलर और बायर के कि इंटरेस्ट भी पे किया जाएगा पेमेंट के डिफॉल्ट पर, तो जो सेलर है वो इंटरेस्ट भी क्लेम कर पाएगा। तो ये सारा कंसेप्ट है अनपेड सेलर का, जो आप लोग को बहुत अच्छे से बनना चाहिए। ठीक है, इसके बाद कुछ अदर प्रोविजंस होते हैं जो आप लोग को एकदम अच्छे से आने चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे ऊपर तो आपने अनपेड सेलर का कंसेप्ट पढ़ा, अब आप पढ़ो बायर की क्या रेमेडी है सेलर के अगेंस्ट। बच्चों ये बहुत बार पूछा है, आप ध्यान रखना, इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ। ये जो फर्स्ट इसमें है ये वीबीक्यू आता है, डैमेज फॉर नॉन डिलीवरी। चलो मैं सिखा देता हूँ, पता क्या रहा हूँ। जैसे मैं एक बायर हूँ, मुझे कोई दिक्कत होगी तो मैं सेलर पे बेशक केस करूंगा। तो किस बात का केस करूँ, तो सबसे पहले नॉन नॉन डिलीवरी का केस करूँ। जैसे सेलर क्या करता है, मुझे टाइम पे सामान डिलीवर नहीं करता, जिसकी वजह से मेरा नुकसान हो जाता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सेलर से नॉन डिलीवरी का डैमेजेस क्लेम कर सकता हूँ। जैसे एग्जांपल देख लो, ये एग्जाम क्वेश्चन आता है। शू मैन्युफैक्चरर है, उसने 100 पेयर ऑफ शू बी को बेचने की बात करी है 10,500 पर पेयर के हिसाब से। अब ए को ये बात पता है कि बी क्यों परचेज कर रहा है, क्योंकि वो आगे फर्दर सेल करेगा सी को कितने पे, 11,000 रुपए पे। ए को ये बात पता है मैं जो डिलीवर करूंगा बी को 10,500 में, बी उसको आगे किसको डिलीवर करेगा, सी को। ए जो है वो 10,500 में जो भी शू पेयर डिलीवर कर रहा है बी को, बी आगे इसको बेचेगा सी को कितने में, 11,000 में। डिलीवरी डेट पे ए क्या करता है, डिलीवरी नहीं कर पाता बी को, जिसकी वजह से बी आगे सी को ट्रांसफर नहीं कर पाता। तो इस सिचुएशन में आप देखोगे तो बी का रियल नुकसान कितने का है, डिफरेंस कितना, 500 रुपए का। तो जो बी है वो डैमेजेस 500 रुपए पर पेयर के हिसाब से क्लेम कर सकता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और सेल प्राइस का डिफरेंस। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ऐसे ही दिखना है। ठीक है, तो रेमेडी ऑफ बायर अगेंस्ट सेलर, सबसे पहला क्या है, डैमेज फॉर नॉन डिलीवरी। दूसरा है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब होता है विशिष्ट निष्पादन हिंदी में, और आसान भाषा में कहूं तो जैसे कोई आइटम स्पेशल नेचर का या यूनिक आइटम है, और डैमेज से एडिक्वेट रेमेडी नहीं है, मतलब हमको पैसे नहीं चाहिए, तो हम कोर्ट से एक स्पेशल ऑर्डर देकर आ सकते हैं कि सेलर को गुड्स ही डिलीवर करना होगा, वो अगर पैसों से भी भरपाई करना चाहे तो हम नहीं चाहते हैं पैसे। तो कई बार क्या होता है, जैसे सेलर हमको जो सामान बेच रहा है वो स्पेशल या यूनिक आइटम होता है, और अगर वो देने से मना कर दे तो हमारा हैवी लॉस हो सकता है। तो हम कोर्ट से स्पेशल ऑर्डर ला सकते हैं, जिसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको एज पर टर्म एंड कंडीशन ही आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसी टर्म एंड कंडीशन है वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा। तो याद रखना, वेयर द सेलर कमिट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, बायर कैन अपील टू द कोर्ट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। कोर्ट कैन ऑर्डर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ओनली व्हेन गुड्स आर असर्टेन एंड स्पेसिफिक, मतलब सिलेक्ट होगा है, और ये कंडीशंस होनी चाहिए। बच्चों एग्जाम में ऐसा वर्ड बाय वर्ड लिख के आना होता है, इंस्टीट्यूट यही चाहता है। सबसे पहला, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक एंड असर्टेन गुड्स। The power of court to order specific performance is subject to provision of Specific Relief Act 1963। ये लॉ है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जो उन लोगों को रिलीफ देता है जिनको कॉन्ट्रैक्ट में नुकसान होता है। तो उसी में एक रेमेडी है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, तो कोर्ट के पास पावर है, वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑर्डर कर सकती है। तीसरी बात, जो कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑर्डर कर रही है उसके बाद पता है कि डैमेज एडिक्वेट रेमेडी नहीं है। और चौथी बात, जो गुड्स हैं वो स्पेशल नेचर के हैं या यूनिक गुड्स हैं। ये बात बहुत अच्छे से याद रखना, गुड स्पेशल नेचर या यूनिक होने चाहिए। जैसे देखो, ए ने क्या किया, अग्री किया कि वो एक रेयर पेंटिंग बेचेगा बी को। अब ड्यू डेट पे ए मना कर देता है, नहीं बेचूंगा। अब बी क्या कर सकता है, देखो एक हिंट दे रही है ना, रेयर पेंटिंग है, तो बी जो है ना उसके ऊपर कोर्ट से ऑर्डर ला सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ठीक है, फिर आता है सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी। ठीक है, ब्रीच ऑफ वारंटी हमने पहले भी पढ़ा है कि जैसे जब कोई गुड्स बेच दिया जाता है तो उसके साथ वारंटी दी जाती है, और अगर मान लो वारंटी पूरी ना हो तो बायर के पास राइट है कि वो क्या कर सकता है, सेलर के ऊपर डैमेजेस के लिए केस कर सकता है। जैसे मैंने एयर कंडीशनर लाया,
उसमें 2 ईयर की रिपेयर वारंटी है। अभी अगर एयर कंडीशनर खराब हो गया तो सेलर रिपेयर करके देगा, और नहीं देगा तो उसमें नुकसान के लिए केस करूंगा। वैसे ही सूट फॉर इंटरेस्ट, अगर किसी लॉ में लिखा है कि बायर को नुकसान होने पर वो स्पेशल डैमेज या इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है, तो बायर वो भी कर पाएगा। ठीक है, ये थे रेमेडी ऑफ बायर अगेंस्ट सेलर। उसमें याद रखना डैमेज फॉर नॉन डिलीवरी से और सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है एग्जाम। देन उसके बाद आता है कंसेप्ट ऑक्शन सेल का। ऑक्शन सेल सेक्शन 64 में कवर होता है। ऑक्शन सेल एक ऐसा मेथड ऑफ सेलिंग है जहां बिड इनवाइट की जाती है, बोली लगवाई जाती है और सामान हाईएस्ट बिडर को बेच दिया जाता है। ठीक, यहाँ पर एक पर्सन होता है सामान बिकवाने वाला जिसको ऑक्शनियर बोलते हैं। ये सेलर का एजेंट होता है। तो ऑक्शनियर जो है सामान का ऑक्शन कराता है, और कई बार ओनर खुद भी आके अपने सामान का ऑक्शन करा सकता है। ठीक, इसके कुछ लीगल रूल्स हैं। जैसे रूल नंबर 1, अगर बहुत सारे ढेर सारे गुड्स हैं लॉट्स में रखे हुए हैं, ढेर सारे गुड्स है तो हर लॉट अलग अलग बिकेगा। ऐसा नहीं कि सारे सामान को एक साथ उठा और बेच दिए। वेयर द गुड्स आर पुट अप फॉर सेल इन लॉट्स, ईच लॉट इज डीम्ड टू बी सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। हर चीज अलग, जैसे एसी टीवी फ्रिज सब रखा है, हर चीज अलग अलग बिकेगी, एक साथ नहीं बिकेगी। दूसरी बात, ऑक्शन सेल कब कंप्लीट होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑक्शन सेल तब कंप्लीट होती है जब इसका कंप्लीशन अनाउंस किया जाता है बाय फॉल ऑफ हैमर। 1 लाख 1 लाख 2, 1 लाख 3 ढाप से हैमर फॉल करे, या कस्टमरी मैनर। कस्टमरी मैनर मतलब हैमर फॉल के साथ कुछ और लगा दो, शाउट। कि खाली हैमर फॉल होने से काम नहीं चलेगा, शाउट करेगा उसके बाद, मतलब तुम्हारा हुआ, तब जाकर ओनरशिप पास होगी। तो याद रखना ऑक्शन सेल तब कंप्लीट होती है जब हैमर फॉल होता है और अनाउंसमेंट होता है। और जब तक ऐसा ना हो, जो बिड करने वाला बिडर है वो अपने बिड से पीछे भी हट सकता है। देखो रूल नंबर 1 मैंने क्या बताया, अगर गुड्स लॉट्स में रखे तो हर लॉट अलग बिकेगा। दूसरी बात मैंने आप लोग को क्या बताई कि ऑक्शन सेल तब कंप्लीट होती है जब हैमर फॉल होता है और अनाउंसमेंट होती है। तीसरी बात, जिसके सामान का ऑक्शन हो रहा है ना, वो भी अपना राइट रिजर्व कर सकता है कि वो भी आके बिडिंग करेगा। जैसे दूसरे बिडर आए थे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के आए थे, ये भी क्या कर सकता है, अपना राइट रिजर्व कर सकता है कि मैं भी बिड करूंगा। कौन? सामान का ओनर मतलब सेलर। और अगर उसने ये चीज नोटिफाइड नहीं करी है, नोटिफाई नहीं करी है मतलब बताया नहीं है कि वो या उसके एजेंट आके भी ऑक्शन सेल में आके बिडिंग करेंगे, तो ऐसी ऑक्शन सेल को फ्रॉड माना जाएगा। क्या माना जाएगा? फ्रॉड। यहाँ पे बोला जाएगा ये अपने लोगों को सिर्फ इसलिए बिठाया है ताकि रेट या प्राइस को इंक्रीज कर सके, और ये होने नहीं दिया जाएगा। ये दोनों पॉइंट को मिलाकर पढ़ाया जाता है, बहुत अच्छे से याद रखना है। जैसे अगर मान लो मैं सेलर हूँ और मेरी कार का ऑक्शन हो रहा है, अचानक से मुझे लगता है कि मैं भी ऑक्शन में पार्टिसिपेट करूं तो कितना अच्छा हो, तो बिल्कुल अलाउ है भाई। मैं भी ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ एज अ सेलर, या अपने एजेंट को भेज सकता हूँ, बस मुझे इस बात को नोटिफाई करना होगा और अपना रिजर्वेशन कराना होगा। जैसे दूसरे बिल्डर भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के आए थे, मुझे भी वैसे ही आना होगा, वरना ये फ्रॉड किया जाए। ठीक। अगला रूल, हर ऑक्शन सेल का एक रिजर्व प्राइस होता है। रिजर्व प्राइस मतलब बेस प्राइस, बोली लगती है तो उसके ऊपर ही लगती है, उसके नीचे नहीं लगती। लास्टली, अगर सेलर कोई प्रिटेंडेड बिडिंग करता है, फर्जी बिडिंग करता है प्राइस बढ़ाने के लिए, तो ये सेल बायर के ऑप्शन पे वॉइडेबल होगी। बायर बोलेगा मेरे साथ धोखा हुआ, मैं कैसे मान लूं कि ऑप्शन सही है जब तुम अपने आदमी को बिठा के प्राइस बढ़वा रहे हैं। तो बच्चों, ऑक्शन सेल के टॉपिक से आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और आपको इससे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ें। ठीक। देन लास्ट कंसेप्ट करते हैं हम लोग और इसको क्लोज करते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज इन टैक्सेस। क्या टैक्स का असर भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पे पड़ता है? तो मान लो अगर मान कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन गया है सेलर बायर के बीच और टैक्स रिवीजन हो गया। टैक्स रिवीजन का मतलब टैक्स इंक्रीज हो गया या टैक्स डिक्रीज हो गया, तो इससे क्या होगा? बायर जो है ना, अगर टैक्स बढ़ गया तो उसको इंक्रीज प्राइस देना पड़ जाएगा। जैसे बात हुई थी 100 रुपए में सामान की, और उस पर टैक्स था पहले 5 रुपए। ठीक, अब सेल होने से पहले टैक्स रेट हो गया 8 रुपए। तो बायर को यहाँ पे कितना देना होगा? 108 रुपए देना होगा। अब इसमें सेलर भी कुछ नहीं कर सकता ना, गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाया है तो आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। सिमिलरली, जैसे सामान 100 रुपए में आप खरीद रहे थे, पहले टैक्स 5 रुपए था, गवर्नमेंट ने उसको 1 रुपए कर दिया, तो अब आपको कम देना पड़ेगा, 101 रुपए देना पड़ेगा। तो टैक्स का इफेक्ट सेक्शन 64A में बोला जाता है, और ये बोलते हैं कि अगर टैक्स में रिवीजन आ जाता है, टैक्स का मतलब जीएसटी मान लो, तो अगर टैक्स रेट बढ़ गया है तो आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, और टैक्स रेट घट गया है तो आपको कम पैसा देना पड़ेगा। तो ये था आपका पूरा सेल ऑफ गुड्स एक्ट यूनिट। अब बहुत अच्छे से पढ़िए, मेरे लेक्चर को देखिए और कमेंट में बताइए अगर आपको कोई भी चीज में डाउट आता है तो।
रेस्ट मेरा फ़ोन नंबर मैंने आपको दिया हुआ है, आप मुझसे कभी भी कॉन्टैक्ट करके हर कंसेप्ट को बहुत डिटेल में अच्छे से समझ सकते हो। तो अब मिलते हैं अगले लेक्चर में हम लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के साथ। ये करिए आप बस।